Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to ISP Online Learning Management System. Today's lecture number 6 for the course of Advanced Reinforced Concrete Structures. This course is generally for MSc Civil Engineering. I myself, Engineer Dr. Muhammad Aslam, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, Institute of Southern Punjab, Multan. Today is lecture number 6 and week number 6. So these are your reference textbooks for this course. इन बुक्स के अलावा अगर आपके पास डिजाइन ऑफ इनफोर्स कॉन्क्रीट स्ट्रक्चर से रेलेवेंट कोई और बुक अवेलेबल है तो उसको भी आप यूज कर सकते हैं. So in our today's class again we are going to continue our topic on columns under compression and bending in rectangular sections. We have already discussed about the balanced loads and balanced moments and balanced eccentricity. उसके बाद हमने under eccentric conditions थोड़ा सा ओवरव्यू लिया था लास्ट लेक्चर के अंदर. आज हम उसी चीज़ को मजीद कंटिन्यू करते हैं कि कॉलम्स जो है अंडर कंप्रेशन एंड बेंडिंग इसेंट्रिक लोडिंग के अंदर इन केस ऑफ टेंशन फेल्यूर किस तरह से फेस करते हैं, किस तरह से अपीयर होते हैं टेंसाइल फेल्यूर्स और किस तरह से कंप्रेसिव फेल्यूर्स अपीयर होते हैं. उन चीज़ों को आज हमने डिस्कस करना है. जैसे हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कि कॉलम सेक्शंस अंडर इसेंट्रिक लोडिंग हाउ द मेंबर्स आर गोइंग टू बी फेल्ड अंडर द टेंसाइल फेल्यूर. टेंशन मेंबर्स किस तरह से फेल होते हैं, टेंसाइल फेल्यूर किस तरह से अपीयर होता है, उसी चीज़ को आज थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे. उसके बाद कॉलम सेक्शन अंडर इसेंट्रिक लोडिंग और कंप्रेशन फेल्यूर किस तरह से डेवलप होता है उसको भी हमने डिस्कस करना है. उसके बाद हमने कॉलम के सेक्शंस अंडर अप्रॉक्सीमेट कंडीशंस या अप्रॉक्सीमेट सॉल्यूशंस क्या होती हैं कॉलम के लिए. अगर हम डायरेक्ट इक्वेशंस यूज़ करें तो कॉलम की अल्टीमेट कैपेसिटीज़ को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं. उसके बाद रेक्टेंगुलर सेक्शंस विद साइड बार्स हमने डिस्कस करने हैं. उसके बाद हमने इंटरेक्शन डायग्राम्स वगैरह डिस्कस करनी है और डिज़ाइन एग्जांपल्स को विद द हेल्प ऑफ इंटरेक्शन डायग्राम्स हमने सॉल्व करना है. उसके बाद हमारे पास है टेंशन फेल्यूर, यानी कि जो इसेंट्रिक लोडिंग अप्लाई होती है कॉलम्स के अंदर तो टेंशन फेल्यूर कैसे अपीयर होता है. सबसे पहले ये चीज़ ध्यान में रखें कि कॉलम जब एक लार्जर इसेंट्रिसिटी के ऊपर एक स्मॉलर लोड एक्ट करे तो कॉलम आपका स्टील की यील्डिंग की वजह से फेल हो जाएगा. ये मैं एग्जांपल आपको ऑलरेडी समझा भी चुका हूँ, दे भी चुका हूँ, क्लास में भी मैंने आपको समझाया था. सो column section fails due to yielding of steel and crushing of concrete when the strain in steel exceeds the yielding strength. जो आपकी yielding strain है उससे आपके स्टील के अंदर और कंक्रीट के अंदर जो स्ट्रेन्स हैं वो बढ़ जाएं तो आपका मेंबर फेल हो जाता है ऑफ कोर्स. सो इन दिस केस द नॉमिनल स्ट्रेंथ विल बी लेस देन द बैलेंस्ड लोड एंड नॉर्मल इसेंट्रिसिटी विल बी लेस देन और इसेंट्रिसिटी इज ग्रेटर देन बैलेंस्ड इसेंट्रिसिटी. इसेंट्रिसिटी ज़्यादा है, लोड कम है. बैलेंस लोड से नॉर्मल लोड जो एक्ट कर रहा है वो कम है और इसेंट्रिसिटी जो है वो बैलेंस इसेंट्रिसिटी से ज़्यादा है. तो उस केस को हम यील्डिंग ऑफ मटेरियल या टेंशन फेल्यूर कंसीडर करते हैं. Because it is difficult in some cases to predict if tension or compression controls, it is assumed that the tension failure will occur when E is greater than D. जब आपकी इसेंट्रिसिटी टोटल डेप्थ से इफेक्टिव डेप्थ से ज़्यादा है तो उस केस के अंदर हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो मेंबर है वो टेंशन फेल होगा, वो 100% टेंशन फेल होगा. अदरवाइज हम ये प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि आया ये मेंबर हमारा टेंशन फेल होगा या कंप्रेशन फेल होगा. और उसके बाद हमारे पास आती है, इस असम्पशन को हम बाद में चेक भी करते हैं. तो द जनरल इक्वेशंस ऑफ इक्विलिब्रियम में बी यूज्ड टू कैलकुलेट द नॉमिनल स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम. इट इज फर्दर इलस्ट्रेटेड एज फॉलोज. जो मजीद हमारे पास इक्वेशंस हैं उनको हम आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं ताकि जो आपको चीज़ें हैं मजीद वो क्लियर हो जाएंगी. So now we have a column sections under eccentric loading when we have a tension failure. तो उसके लिए हम मजीद कंडीशंस को किस तरह से डिज़ाइन एग्जांपल्स को हम प्रोसीड करते हैं. तो सबसे पहले हम टेंशन फेल्यूर के लिए जो टेंशन स्टील है उसके अंदर जो स्ट्रेसेस हैं उनकी वैल्यूज़ फाइंड आउट करते हैं. उसके बाद सेकंड स्टेप्स के अंदर हम तमाम जो फोर्सेस हैं उनकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस वगैरह को कंसीडर करते हैं. जैसे हम जो नॉर्मल जितने हमारे सम ऑफ ऑल द हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू ज़ीरो, ये ज़ीरो कंसीडर करके उसके बाद ओवरऑल कैलकुलेशंस वगैरह हम अज्यूम करते हैं. इसी तरह से सी फोर्स और सी एस फोर्स और टी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टील इनटू एफ वाई, ये हम ऑलरेडी पिछली जो रेक्टेंगुलर सेक्शंस थी इन द बैलेंस कंडीशन हम ऑलरेडी डिस्कस कर आए थे. वही मेथड्स और वही फार्मूलाज हमने कंसीडर करने हैं. उसके बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर हम मूवमेंट लेते हैं कि जो हमारा नॉमिनल मूवमेंट या नॉमिनल लोड है उनकी सेंट्रिक डिस्टेंस क्या है. उसके बाद जो सी फोर्स है और सी एस फोर्स है, क्योंकि हम स्टील की जो मेजर इन्फोर्समेंट है उसकी लोकेशन के हिसाब से मूवमेंट ले रहे होते हैं. तो उस हिसाब से अगर आप मूवमेंट लेते हैं तो वो फोर्स हमारा ख़त्म हो जाता है. और ये ई डैश हम किस तरह से निकालते हैं, ई डैश की वैल्यू हमारे पास किस तरह से पैरामीटर्स में आती हैं. उसके बाद इक्वेशंस जो हमने
इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को हम इक्वेट करके एक फॉर्मल या जनरल जो इक्वेशन ड्राइव करते हैं, जो कि सी सी प्लस सी एस माइनस टी इज इक्वल्स टू 1 ओवर ई डैश इंटू सी सी डी माइनस ए बाई टू प्लस सी एस इंटू डी माइनस डी डैश। तो ये सारी तमाम की इक्वेशन जो है वो जनरेट होती हैं। दिस इज द सेकंड डिग्री इक्वेशन। इन ए सब्सटीट्यूट द वैल्यूज ऑफ सी 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 एस एंड टी एंड सॉल्व फॉर द ए। अगर आपके पास ये वैल्यूज अवेलेबल हैं सी एस और सी सी और सी और टी का, तो इन वैल्यूज को एक्यूमुलेट करने के बाद आप ए की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। उसके बाद हम सेकंड डिग्री इक्वेशन वगैरह कंसीडर करते हैं, जो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ सी 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 एस एंड टी, और इक्वेशन को हम मजीद रिवाइज कर देते हैं कि लेट्स सपोज जो मेजर हमारे पैरामीटर्स थे वो ए की वैल्यू हमने कंसीडर की 0.425 एफ सी डैश बी। उसके बाद बी जो है वो हमारा हो जाता है 0.85 एफ सी डैश बी ई डैश माइनस डी। उसके बाद सी का पैरामीटर की वैल्यू क्या है, तो ये तमाम हमने जनरली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। उसके बाद अगर ए की वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है तो ये इक्वेशन वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। इसका मजीद हम जब डिज़ाइन एग्जाम्पल वगैरह सॉल्व करेंगे तो आपको मजीद सारी चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद हम ए की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम ए की वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करते हैं और नॉमिनल मोमेंट कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद कंप्रेशन स्टील्स का हम मजीद चेक अप्लाई करेंगे कि ओवरऑल यील्डिंग स्ट्रेंथ जो है वो कितनी आ रही है हमारे पास। यील्डिंग स्ट्रेंथ के बाद हम टेंशन कंट्रोल सेक्शन को चेक करते हैं कि इधर टेंशन कंट्रोल हो रही है या नहीं। जब आपकी सेंट्रिसिटी बैलेंस सेंट्रिसिटी से ज़्यादा है या नॉमिनल जो लोड है वो बैलेंस लोड से कम है, उस केस को हम जो है वो टेंशन कंट्रोल सेक्शन कंसीडर करते हैं। उसके बाद नेट स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं कि कंक्रीट के अंदर ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है, स्टील के अंदर ओवरऑल स्ट्रेंथ कितनी है, और हम स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर का जो कांस्टेंट फार्मूला है वो हम अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट इक्वेशन उससे मल्टीप्लाई करते हैं कि ओवरऑल इंटेंसिटी ऑफ द कॉलम हम कितनी कंसीडर कर रहे हैं। So now we have a design example, eccentric loading under tension failure। जब हम टेंशन फेल्यूर की बात करते हैं तो हमारे पास लार्जर इसेंट्रिसिटी की बात आती है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस करा है प्रीवियस स्लाइड्स के अंदर। और स्मॉलर लोड एक लार्जर इसेंट्रिक डिस्टेंस के ऊपर जब एक्ट करता है तो मेंबर आपका टेंशन फेल्यूर को फेस करता है। सो वी हैव अ डिज़ाइन एग्जांपल। अगर आपको पीछे कोई भी स्लाइड्स के अंदर कन्फ्यूजन्स रह गई हों तो वो आपकी सारी चीज़ें यहाँ पे मजीद क्लियर हो जाएंगी। So determine the nominal comparative strength from a section as shown in figure, in which we have a eccentric distance, eccentricity we have 20 inches। eccentricity जो प्लास्टिक सेंट्रॉइड से आपका जो लोड एक्ट कर रहा है मेंबर के अंदर वो 20 इंचेस के ऊपर आपकी तमाम इंटेंसिटीज अप्लाई हो रही हैं। तो उस केस के अंदर बाकी आपका सेक्शन जो है वो रिइंफोर्समेंट्स हैं। 4 नंबर 9 बार्स की बार जो है वो टेंशन जोन के अंदर हैं और 4 नंबर 9 की बार कंप्रेशन जोन के अंदर हैं। Concrete comparative strength we have 4000 psi and steel we have 60,000 psi। तो ये हमारे पास स्पेसिफिकेशंस और प्रॉपर्टीज हैं। हम इस डिज़ाइन एग्जांपल को सॉल्व करते हैं कि आया मेंबर हमारा टेंशन को फेस करता है फेल्यूर को, या कंप्रेशन फेल्यूर जो है वो इसके अंदर अपीयर होता है। सबसे पहले स्टेप में हमने चेक किया कि हमने डिस्कस किया था कि अगर इसेंट्रिसिटी आपकी टोटल इफेक्टिव डेप्थ से ज़्यादा है तो नॉर्मली मेंबर आपका टेंशन को फेस कर रहा होता है या टेंशन फेल्यूर अपीयर हो रहा होता है। यहाँ पे हमारे पास इफेक्टिव डेप्थ 19.5 इंचेस है और इसेंट्रिसिटी 20 इंचेस है, तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो मेंबर है वो टेंशन फेल्यूर जो है वो अपीयर करवा सकता है। सो उस केस में हम क्या कंसीडर करते हैं कि स्ट्रेन इन द टेंशन स्टील will be greater than the yielding strain and the stress जो आपकी नॉर्मल स्ट्रेस है वो yielding स्ट्रेस से ज्यादा है या yielding स्ट्रेस के इक्विवेलेंट है। सो हमने सेकंड कंडीशन के अंदर इक्विलिब्रियम फोर्सेस कंसीडर किए। इक्विलिब्रियम फोर्सेस की हम ऑलरेडी कंडीशंस पीछे डिस्कस कराए थे कि सीसी फोर्स हमारा 0.85 fc-ab है, वो हमारे पास वैल्यू आ गई। यहाँ पे ए पैरामीटर मिसिंग है तो टोटल हमारे पास 47.6 ए वैल्यू आ जाती है टोटल इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद। इसी तरह से हमारे पास सी एस की वैल्यू हमने फाइंड आउट की, सी एस के बाद डी की वैल्यू फाइंड आउट की और नॉमिनल लोड की जो इक्वेशन थी उसके अंदर पुट कर दी है। तो टोटल पैरामीटर जो हमारे पास वैल्यू बची है 47.6 ए माइनस 13.6 जो है वो वैल्यू हमारे पास बच जाती है। इसी तरह से इस डायग्राम के अंदर तमाम फोर्सेस को हमने लाई कराया जो हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कराए थे। सारी चीज़ें आपको मजीद क्लियर हैं। कोई भी चीज़ अगर आपको कंफ्यूज कर रही है तो पीछे वाले जो लेक्चर्स हैं, जो पीछे डिज़ाइन एग्जांपल्स हमने सॉल्व किए थे, उनको भी एक दफ़ा देख लें, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। मजीद आपको डिटेल्स में ड्यूरिंग लेक्चर एक्सप्लेन कर दूंगा। उसके बाद हमने एरिया ऑफ स्टील जो टेंशन स्टील था उस लोकेशन के हिसाब से हमने मूवमेंट लिया। तो हमने ऑलरेडी पीछे जो इक्वेशन ड्राइव की थी वहाँ पे हमारे पास इक्वेशन अवेलेबल थी, वो इक्वेशन हमने उठाई, इसके अंदर तमाम पैरामीटर्स की हमने वैल्यू रखे और नॉमिनल लोड की जो इक्वेशन वैल्यू हमारे पास आती है वो 32.5
6a माइनस 0.835 a स्क्वायर प्लस 135, ये हमारे पास वैल्यू बच जाती है और यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉलो करना है। अगेन इस इक्वेशन को हमने जस्ट जो रीअरेंज किया, उसके बाद 0.835 से आप डिवाइड कर दो पूरी इक्वेशन को, आपके पास जो पैरामीटर बचा वो a स्क्वायर प्लस 18a माइनस 178 इज इक्वल टू 0। और इस इक्वेशन से हम क्वाड्रेटिक की इक्वेशन को यूज़ करते हैं तो एक ही हमारे पास दो वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक ही एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में आ रही होती है। हमने पॉजिटिव वैल्यू 7.1 इंचेस कंसीडर की और इसको हमने फ्रॉम द प्रीवियस इक्वेशन, इसके अंदर वैल्यू एक ही हमने जब पुट की है 7.1, तो पी एन हमारे पास लोड आ जाता है 324.4 के एंड नॉमिनल मूवमेंट हमारे पास आ जाती है पी एन इंटू इसेंट्रिक डिस्टेंस, टोटल 540.67 की फिट वैल्यू आ गई। एग्जैक्टली उसी तरह से हम कंप्रेशन स्टील को चेक करते हैं कि इधर कंप्रेसिव स्टील भी यील्ड हो चुका है या नहीं। तो उसके लिए हमने सी की वैल्यू फाइंड आउट की, सी इज इक्वल टू ए ओवर बीटा 1, तमाम वैल्यूज हमने पुट की। उसके बाद स्ट्रेन आपने फाइंड आउट की, टोटल स्ट्रेन आपने वैल्यू इक्वेशन के अंदर रखे, तमाम जो कंप्रेसिव स्ट्रेन के अंदर स्टील में जो वैल्यू आई वो सी माइनस डी डैश डिवाइडेड बाय सी इंटू स्ट्रेन 0.003 जो स्ट्रेन कॉन्क्रीट का था, ये हमने वैल्यूज पुट किए। तो यील्डिंग स्ट्रेंथ से ये वैल्यू हमारी यील्डिंग स्ट्रेंथ से ज़्यादा आ रही है, तो उस केस के अंदर हम कंप्रेशन स्टील जो है वो यील्ड हो रहा है। नाउ चेक द स्ट्रेन इन द टेंशन स्टील। टेंशन स्टील के अंदर भी स्ट्रेन हमने चेक किए, तो टोटल हमारे पास डी माइनस जो आपके पास डी डबल डैश डिवाइड बाय डी डबल डैश इनटू स्ट्रेन, आपके पास वैल्यू आ जाती है 0.004 जो कि अगेन यील्डिंग स्ट्रेंथ से ज्यादा है। सो इफ कंप्रेशन स्टील डज नॉट यील्डेड यूज एफ एस डैश एज कैलकुलेटेड फ्रॉम द इक्वेशन। अगर आपका एफ एस डैश जो है वो ज्यादा आ जाता है या कंप्रेशन स्ट्रेन जो ऊपर वाला है वो हमारा यील्ड नहीं करता, कंपैरेटिव स्टील स्टिल सर्वाइव कर सकता है, लोड को बियर कर सकता है, तो वहाँ पे हमने जो वैल्यू हमारे पास स्ट्रेसेस की आ रही है वही हमने यूज़ करनी है। अदरवाइज हम जो कंपैरेटिव जो स्ट्रेसेस हैं कंपैरेटिव स्टील के अंदर, उनको उनकी बजाय हम जो है वो यील्डिंग स्ट्रेस की वैल्यू यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर फाइंड आउट किया। स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर के लिए आप वैल्यू को अज्यूम भी कर सकते हैं और स्ट्रेन की वैल्यू से आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फार्मूला आपको ऑलरेडी गिवन है। स्ट्रेन हमारा 0.65 से लेके स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.85 के दरमियान होता है। आप डायरेक्टली वैल्यू को अज्यूम भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमने जो वैल्यू चूज़ की वो 0.817 है। उसके बाद नॉमिनल लोड हमारे पास आ जाता है और नॉमिनल मूवमेंट यानी कि अल्टीमेट कैपेसिटीज बाय कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर, हमारे पास जो लोड आए नॉमिनल लोड आ गया 264.9 के और नॉमिनल मूवमेंट हमारे पास आ जाती है 441.7 के फिट। तो ये तमाम इंटेंसिटीज आपके पास आ गई हैं। सारी चीज़ें हम ऑलरेडी पीछे लास्ट एग्जांपल्स के अंदर भी सॉल्व कराए। यहाँ पे एग्जांपल की थोड़ी स्ट्रेटजी डिफरेंट है, बाकी जो प्रोसीजर्स और इक्वेशंस वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, तो आपको मजीद जो है वो कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्रीवियस लेक्चर को भी अच्छे तरीके से सुने, इस लेक्चर को भी अच्छे से सुने। कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो ड्यूरिंग क्लास लेक्चर सेक्शन आप डिस्कस कर सकते हैं। अब अगर एग्जांपल 1 से हम कंपेयर करें तो वहां पे बैलेंस इसेंट्रिसिटी हमारे पास 15 इंच थी और टोटल यहाँ पे इसेंट्रिसिटी 20 इंच है। देयरफॉर हम कंपेयर करते हैं या कंसीडर करते हैं कि मेंबर हमारा जो है वो टेंशन फेल्यूर को फेस करेगा। तो द सेम रिजल्ट्स कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग ए बी एंड सी गिवन इन द अर्लियर इक्वेशंस, जो कि आपने पहले सॉल्व की थी। उन इक्वेशन से भी आप इंटेंसिटीज को निकाल सकते हैं। हम ऑलरेडी सॉल्व कर रहे हैं तो ये इक्वेशन आपने दोबारा यूज करने की जरूरत नहीं है। अगर आप डायरेक्टली इक्वेशन को यूज करते हैं तो भी आप यूज कर सकते हैं। तमाम इंटेंसिटीज आने के बाद हमने इस इक्वेशन के अंदर या इस डायग्राम के अंदर तमाम फोर्सेस वगैरह की वैल्यूज वगैरह को हमने लाई कर दिया, शो करा दिया। तमाम वैल्यूज आपको क्लियरली नजर आ रही हैं यहाँ पे। So now we have a column sections under eccentric loading. Under eccentric loading के अंदर compression failure हमने डिस्कस करना है, टेंशन फेल्यूर हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहा है, उसकी ड्राइव इक्वेशंस क्या थी, उसके बाद हमने कौन से मेथड्स को फॉलो किया डिज़ाइन करने के लिए और कंडीशंस हमारे पास क्या थी। अब हम कंप्रेशन फेल्यूर को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो नाउ वी हैव अ कॉलम सेक्शंस अंडर eccentric लोडिंग एज अ कंप्रेशन फेल्यूर। जब कंप्रेशन फेल्यूर की बात आती है तो हमारा लार्जर लोड इवन बैलेंस लोड से ज़्यादा लोड स्मॉलर इसेंट्रिसिटी से यानी बैलेंस इसेंट्रिसिटी से कम इसेंट्रिसिटी हो, तो उस केस के अंदर हमारा जो मेंबर है वो कंप्रेशन फेल्यूर फेस करता है। If the compressive applied force exceeds the balance force or the eccentricity is less than balance eccentricity, the compression failure is expected. In this case, compression controls and the strain in concrete will reach maximum strain of 0.003, whereas the steel strain is less than the yielding strain, यानी कि concrete आपका क्रश कर जाएगा और स्टील जो है वो स्टिल सर्वाइव करेगा और स्टील जो है वो मजीद स्ट्रेन को बियर कर सकता है।
So a large part of the column will be in compression. So the neutral axis move toward the tension side, toward the tension steel, increasing the compression area, and therefore the distance to the neutral axis C is greater than the balanced C. तो जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है वो शिफ्ट कर जाएगा नीचे की तरफ, जो ट्राइंगल डायग्राम हम बनाते हैं स्ट्रेन डायग्राम की, और जो बैलेंस्ड सी डिस्टेंस था न्यूट्रल एक्सिस तक का उससे ज्यादा हो जाता है सी का डिस्टेंस, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट द कंप्रेशन और टेंशन फेल्यूर व्हेनेवर अ सेक्शन इज गिवन. कंप्रेशन फेल्यूर कैन बी अज्यूम्ड इफ इसेंट्रिसिटी इज लेस देन 2d/3, यानी कि 2/3 ऑफ द डी से अगर कम है तो उस केस में हम कंप्रेशन फेल्यूर को एक्सपेक्ट करते हैं. हाउएवर इट शुड बी चेक लेटर जब हम लोड को परफॉर्म करते हैं. इसी तरह से हमारे पास डिफरेंट इंटेंसिटीज वगैरह भी गिवन है. उन इंटेंसिटीज और इक्वेशंस को हम यूज करके जो है वो डिज़ाइन को सॉल्व करेंगे. तो जो हमारे पास मजीद डेटा और कैलकुलेशंस के बाद जो चीज़ें आ रही होंगी उसको हम डिस्कस करेंगे. ये हमारे पास जो डायग्राम थी बैलेंस इसेंट्रिसिटी वाली डायग्राम, और उसके बाद बैलेंस सेक्शन की डायग्राम को जैसे हम कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन में करते हैं तो न्यूट्रल एक्सिस जो है वो आपका शिफ्ट हो जाता है टुवर्ड्स द टेंशन साइड, और कंप्रेशन का जो जोन है वो एरिया ज़्यादा हो जाता है. इस वजह से जो सी है वो सी बी से ज़्यादा हो जाता है. इस केस में हमारा जो फेल्यूर है वो कंप्रेशन फेल्यूर अचीव होता है. उसके बाद जब हम टॉप फाइबर के ऊपर कंक्रीट की स्ट्रेंथ देखते हैं तो वो मैक्सिमम स्ट्रेंथ पहुंच चुकी होती हैं, और जो बॉटम फाइबर के अंदर स्टील की स्ट्रेंथ है वो यील्डिंग स्ट्रेंथ से कम होती हैं. उसके बाद हमारे पास जो एक ट्रायल सॉल्यूशन प्रोसीजर है उसके अंदर हम किस तरह से करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोकेट करते हैं न्यूट्रल एक्सिस को कि सी बी जो डिस्टेंस है वो हमारा किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं. सी बी इज इक्वल्स टू 87 dt ओवर 87 प्लस एफ वाई. उसके बाद हम नॉमिनल लोड कंसीडर करेंगे, कैलकुलेट करेंगे बाय कंसीडरिंग द इक्विलिब्रियम इक्वेशंस. जितने भी फोर्सेज आपके पास अप्लाई हो रही हैं उन तमाम फोर्सेज की हम एक इक्वेशन डेवलप करेंगे. उसके बाद हम मोमेंट्स लेंगे अबाउट द टेंशन स्टील, जो आपका मेन टेंशन स्टील में बार है वहां पे हम उस डिस्टेंस को या उस पॉइंट को फोकस करके हमने तमाम फोर्सेस की मूवमेंट्स लेनी है और इक्वेशन ड्राइव करनी है. Nominal load into eccentricity should be equals to Cc force due to concrete into perpendicular distance plus Cs force due to steel in the compressive zone into the perpendicular distance. उसके बाद हमारे पास जो T force है उसका perpendicular distance of course 0 हो जाता है. नीचे आपके पास ई डैश आप किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं. ई डैश बेसिकली इज इक्वल्स टू ई प्लस डी माइनस एच बाई टू व्हेन एज द एरिया ऑफ स्टील इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ स्टील, यानी दोनों एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन जोन एंड इन टेंशन जोन अगर इक्वल हैं तो उस केस में आपका ई डैश हो जाएगा ई प्लस डी डबल डैश. सो इन जनरल सी सी हमें ऑलरेडी फार्मूला है, सी एस का फार्मूला गिवन है, और एरिया ऑफ स्टील इंटू एफ एस हमें ऑलरेडी गिवन है. तो ये सारी कंडीशंस हम ऑलरेडी पीछे डिस्कस कराए हैं. उसके बाद हमारे पास हम अज्यूम करते हैं, अज्यूम अ वैल्यू फॉर सी सच दैट द सी इज मोर देन सी बैलेंस कैलकुलेटेड इन द स्टेप 1. कैलकुलेट ए फैक्टर इज इक्वल्स टू बीटा 1 इंटू सी. ये हम कैलकुलेशंस करते हैं मजीद, और अज्यूम करते हैं कि एफ एस डैश शुड बी इक्वल्स टू एफ वाई, यानी कि जो आपका कंप्रेसिव स्टील है वो भी यील्ड हो चुका है या यील्डिंग के ऑलमोस्ट इक्वलेंट है. तो वहां पे हम जो सी फैक्टर को अगर अज्यूम करते हैं तो उस बेस पे हमने जो है वो ए की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है. ए इज इक्वल्स टू बीटा 1 इंटू सी, और बीटा 1 की वैल्यू जो है वो 0.85 हम अज्यूम कर रहे होते हैं. तो इसके बाद जो है मजीद अगर जो ए की वैल्यू जो आएगी सी अजम्पशन के बाद तो उसको हम रीचेक भी कर रहे होंगे एंड में दोबारा सॉल्यूशंस के बाद. उसके बाद हम एफ एस फाइंड आउट करेंगे. एफ एस हमारे पास जो है वो स्ट्रेस इनटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी होती है इक्वेशन, और ये आपकी अगर यील्डिंग स्ट्रेस से कम है तो उस केस के अंदर जो हमारी सी की वैल्यू है बेस्ड ऑन अजम्पशन हम उस वैल्यू से कैलकुलेट कर रहे होंगे. उसके बाद हम सब्सटीट्यूट करेंगे डिफरेंट वैल्यूज, और उसके बाद फाइनली जो 7th स्टेप के अंदर हम कंप्रेशन स्टील यील्डिंग की चेकिंग करेंगे वैल्यू. उसके बाद कंप्रेसिव स्टील के अंदर स्ट्रेसेस फाइंड आउट करेंगे, और स्टेप नंबर 8 के अंदर हम बैलेंस इसेंट्रिसिटी और बैलेंस जो लोड है उनसे हमारे जो नॉर्मल लोड और नॉर्मल इसेंट्रिसिटी को कंपेयर करेंगे. अगर ये वैल्यू हमारी जो है आइदर कंप्रेशन फेल्यूर के क्राइटेरिया में जा रही है या टेंशन फेल्यूर के. उसके बाद हम नेट टेंसाइल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करेंगे. टोटल स्ट्रेंथ हमारे पास इन कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन शुड बी नॉर्मली जो है वो सेक्शन के अंदर स्ट्रेंथ जो है वो 0.002 से कम होनी चाहिए. उसके बाद हम कॉन्सिक्वेंटली द स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर अप्लाई करके जो नॉमिनल कैपेसिटीज हैं उनको हम कैलकुलेट करेंगे. तो ये हमारे पास जनरल प्रोसीजर्स था. इन प्रोसीजर्स को हमने फॉलो करना है, और आगे एक डिजाइन एग्जांपल है हम उसको डिस्कस करते हैं. जैसे ही डिजाइन एग्जांपल सारा कंप्लीट डिस्कस हो जाएगा आपको ये सारे तमाम स्टेप्स वगैरह जो है वो मजीद क्लियर हो जाएंगे. So the question statement here we have determine the nominal compressive strength. जो nominal compressive strength हमने calculate करनी है from a section as shown in figure, जिसकी eccentricity जो है वो
10 इंचेस से कम है। अब 10 इंचेस से कम इसेंट्रिसिटी, प्रीवियस केस में हमारे पास जो प्रीवियस डिजाइन टेंशन फेल्यूर था उसमें 20 इंचेस की गिवन थी, और जो उससे पहले हमने बैलेंस का फाइंड आउट किया था उसमें हमारे पास 15 इंचेस वैल्यू आई थी। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने जो जनरल कंडीशन है उसको फॉलो करना है कि अगर इसेंट्रिसिटी जो है वो डेप्थ ऑफ द सेक्शन से ज़्यादा है तो उस केस में हमारा जो मेंबर है वो टेंशन फेल्यूर को फेस कर रहा होता है, और अगर इसेंट्रिसिटी आपकी ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन से कम है तो उस केस में हमारा जो मेंबर है वो नॉर्मली कंप्रेशन फेल्यूर को फेस कर रहा होता है। तो ये हमारे पास इसेंट्रिसिटी 10 इंचेस गिवन है, इस स्टेज के ऊपर जो है वो नॉमिनल लोड एक्ट कर रहा है। कंप्रेशन स्टील हमारे पास 4-9 नंबर की बास हैं और टेंशन स्टील भी 4-9 नंबर की बास हैं। टोटल सेक्शन हमें वही जो प्रीवियस एग्जांपल में ऑलरेडी हम डिस्कस कर रहा है वही सेक्शन है, जैसे इसेंट्रिसिटी डिफरेंट है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हमने इसेंट्रिसिटी को चेक किया, शुड बी लेस देन 2/3 ऑफ द डी। अगर 2/3 ऑफ डी से कम है तो उस केस में हमारा जो मेंबर है वो कंप्रेशन को जो है वो फेस कर रहा होता है। तो यहाँ पे 2/3 ऑफ डी हमारा 13 इंचेस है, इसेंट्रिसिटी हमें जो है 10 इंचेस की गिवन है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हमारा मेंबर जो है वो कंप्रेशन में फेल होगा। सो कैलकुलेट द डिस्टेंस टू द न्यूट्रल एक्सिस फ्रॉम द बैलेंस सेक्शन। बैलेंस सेक्शन के हिसाब से हम न्यूट्रल एक्सिस को फाइंड आउट करते हैं। सी बैलेंस विल बी इक्वल्स टू 87/87 प्लस एफ वाई इंटू डी टी। हमारे पास तमाम वैल्यूज गिवन है। सी भी हमारे पास 11.54 इंचेस आ गया। उसके बाद इक्विलिब्रियम कंडीशंस अप्लाई करते हैं। 4 फोर्सेस हैं, नॉमिनल लोड है, प्लस आपके पास जो है वो टी फोर्स जो टेंशन फोर्स है, दोनों जो है वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके पास कंप्रेसिव फोर्सेस दो आ रही हैं, कंक्रीट की वजह से और एक स्टील की वजह से। तो चारों फोर्सेस को हमने सम करना है। दो पॉजिटिव फोर्सेस हैं, दो नेगेटिव फोर्सेस हैं, जिनका सम जो है वो जीरो के इक्वल आना चाहिए। तो हमने जो है वो इक्वेशन बनाई, पी एन इज इक्वल टू सी सी प्लस सी एस माइनस टी। और सी सी हमें ऑलरेडी फार्मूला गिवन है, उसके अंदर वैल्यूज को हमने पुट करना है। सी एस की वैल्यू हमें ऑलरेडी कंडीशन हमें डिस्कस कराए थे, उसमें आपने वैल्यूज को पुट करना है। उसके बाद आपने टी के अंदर जो है वो वैल्यूज को पुट करना है। यहाँ पे पैरामीटर स्टिल मिसिंग है। फर्स्ट में हमारे पास ए की वैल्यू नहीं है, सेकंड में हमारे पास क्या है, तो सेकंड हमारे पास सारी चीजें गिवन है। उसके बाद थर्ड में हमारे पास जो है वो एफ एस की वैल्यू गिवन नहीं है, एफ एस की वैल्यू हमारे पास नहीं है। तो पी एन की जनरल इक्वेशन जो है वो 47.6 ए प्लस 226.4 माइनस 4s जो है वो इक्वेशन जनरेट हुआ। उसके बाद स्टेप नंबर 3 के अंदर आप मूवमेंट्स लेते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया ऑफ स्टील की लोकेशन के हिसाब से। उसके बाद तमाम वैल्यूज को आपने पुट किया। जनरल पीएन की वैल्यू जो है आई वो हमारे पास डबल रूट इक्वेशन बनी। उसके बाद हमने सी की वैल्यू अज्यूम की। सी की वैल्यू अज्यूम करने के बाद सी बी जो हमारे पास 11.54 आया था। ए की वैल्यू हमने रिवाइज की। ए की वैल्यू जो हमने चेक की सी के हिसाब से, वो फर्स्ट जो हमारे पास ए की वैल्यू है उससे अगर सिमिलर आ रही है तो उस केस में हमारी जो सी की वैल्यू है वो बिल्कुल सही है। तो सब्स्टिट्यूटेड ए इन इक्वेशन नंबर 1, और इस तरह से हमने जो है वो नॉमिनल कैपेसिटी फाइंड की। नॉमिनल कैपेसिटी के बाद हम एफ एस कैलकुलेट करते हैं। एफ एस के लिए हमारे पास सी का डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन था, जो कि वैल्यू 39.13 आ गई, जो कि स्ट्रेंस। अब उसके बाद हम स्ट्रेंस कैलकुलेट करते हैं। स्ट्रेंस हमारे पास 0.00135। उसके बाद ए और स्ट्रेसेस की वैल्यू हम दोनों पुट करते हैं, और पी एन टू वैल्यू हमने फाइंड आउट की 613.9 के, विच इज़ वेरी क्लोज टू द कैलकुलेटेड पी एन वन, जो कि दोनों वैल्यू ऑलमोस्ट सिमिलर हैं और लेस देन 1% डिफरेंस है। तो यानी कि हमारी जो वैल्यू अज्यूम की थी हमने वो तो सारी वैल्यू सही है। उसके बाद नॉमिनल लोड कैलकुलेट करते हैं। जो नॉमिनल मूवमेंट विल बी इक्वल्स टू द नॉमिनल लोड इनटू इसेंट्रिसिटी। आपने मल्टीप्लाई की सारी चीज़ों को, आपके पास नॉमिनल लोड आ गया। उसके बाद कंप्रेशन स्टील को हम चेक करते हैं फ्रॉम द स्ट्रेन डायग्राम, क्या आया स्ट्रेन जो है वो हमारा कंप्रेशन स्टील वो यील्ड हो चुका है या नहीं। ये वैल्यू हमारे पास ज़्यादा आ रही है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, तो हमारा जो कंप्रेशन स्टील है वो भी फेल हो चुका है। उसके बाद स्टेप नंबर 8 के अंदर हमारे पास जो वैल्यूज थे नॉमिनल लोड की वो बैलेंस लोड से ज़्यादा हैं और इसेंट्रिसिटी बैलेंस इसेंट्रिसिटी से ज़्यादा है, जो कि हमने एग्जांपल नंबर 1 के अंदर सॉल्व किए थे। तो हम कंसीडर करते हैं कि हमारा जो मेंबर है वो कंप्रेशन में फेल हो रहा है। उसके बाद हमने 5 फैक्टर या स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर कंसीडर किया, और उस हिसाब से हमने नॉमिनल कैपेसिटीज़ दोनों, नॉमिनल स्ट्रेंथ और नॉमिनल मोमेंट्स भी कैलकुलेट कर लिए। तो ये हमारा डिज़ाइन था। अब इसको हम जो है वो फिगर के अंदर शो कराएंगे। ये आपके पास कंप्लीट जो है वो डायग्राम है जो डिफरेंट फोर्सेस वगैरह को शो करा रही है। एक की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है, एफ एस की वैल्यू है। यहाँ पे आप तमाम चीज़ों को वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपके पास ओवरऑल क्यूमुलेटिव जो है वो प्रोडक्ट बन रही है। So now we have a column sections by using approximate solutions. Approximate solutions कहने का मकसद कि जब आपके पास एक लम्प सम मेजर इक्वेशन गिवन हो, उससे आप डायरेक्टली इंटेंसिटीज को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, उन approximate solutions को हमने डिस्कस करना है।
We have an approximate solutions for column sections. An approximate equation was suggested by Whitney to estimate the nominal compressive strength of short columns when compression controls. जब कंप्रेशन कंट्रोल्स की बात आती है या कंप्रेशन मेंबर्स की बात आती है जो कि सिर्फ कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शंस को डील कर रहे होते हैं, उस केस के अंदर हमारे पास एक डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशन है या डायरेक्ट अप्रोक्सीमेट इक्वेशन है जो कि वाइटनी की तरफ से सजेस्ट की गई थी। इस इक्वेशन के अंदर बेसिकली हमारे पास इक्वेशन क्या कहती है कि पी एन यानी नॉमिनल स्ट्रेंथ इज इक्वल्स टू बी एच एफ सी डैश ओवर 3 HE डी स्क्वायर प्लस 1.18 प्लस एरिया ऑफ स्टील एंड कंप्रेशन इन्फोर्समेंट एफ वाई ओवर ई divided by d minus d dash plus 0.5. So this equation can be used only when reinforcement is symmetrically placed in single layers parallel to the axis of bending. यानी आपके पास symmetrical bars हैं, compression और tension bars similar हैं या symmetrical bars हैं, तो उस केस के अंदर one layers के अंदर reinforcement provided है, तब आपका ये फार्मूला जो है वो valid है, आप इसको यूज कर सकते हैं। Second approximate solution या equation was suggested by Su, and this equation is basically Pn minus Pb over P naught minus Pb plus nominal moment over balanced moment whole square या whole power 1.5 should be equals to 1. ये हमारे पास कंडीशन है कि nominal load minus balanced load should be divided by हमारे पास जो total static या nominal axial load है माइनस बैलेंस लोड प्लस नॉमिनल मूवमेंट है डिवाइड बाय बैलेंस मूवमेंट है, इसका पावर जब हम 1.5 अप्लाई करते हैं तो ये 1 के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से भी हम एक नॉमिनल स्ट्रेंथ को कैलकुलेट कर सकते हैं। Nominal Pn is the nominal strength of the column section and Pb and Mb basically are the nominal balanced movement and balanced load। उसके बाद nominal Mn जो है वो nominal movement है हमारे पास, जो कि nominal load into eccentricity से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। P naught बेसिकली इज द नॉमिनल एक्सियल लोड जो कि आप डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसा कि हमने शॉर्ट कॉलम्स के केस में प्रीवियसली ऑलरेडी किया था। 0.85 एफ सी डैश ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ स्टील इनटू यील्डिंग स्ट्रेंथ। तो ये हम ऑलरेडी फार्मूलाज वगैरह लास्ट एग्जांपल्स के अंदर हम डिस्कस कराए थे। AG बेसिकली इज द ग्रॉस एरिया ऑफ द सेक्शन जो कि आप BH से कैलकुलेट करते हैं, एंड AST इज द नॉन प्रीस्ट्रेस्ड लॉन्गिट्यूडनल रीइंफोर्समेंट है जो कि हम रीइंफोर्समेंट नॉर्मली प्रोवाइड करते हैं सेक्शंस के अंदर। तो इन तमाम कंडीशंस को जब हम फॉलो करते हैं तो हमारे पास जो ये सजेस्टेड इक्वेशन है सू की, इससे हम एक नॉमिनल स्ट्रेंथ या नॉमिनल मूवमेंट्स वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। Now we have a design example for the approximate solutions and equations. We have to determine the nominal compressive strength. Nominal strength हमने find out करनी है from a section as shown in figure. हमें फिगर गिवन है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि 4 नंबर की बाज हमें टेंशन इन्फोर्समेंट और 4 नंबर की बाज हमें कंप्रेशन इन्फोर्समेंट में गिवन है 9 नंबर की बाज। तो सेक्शन हमारा जो है वो सिमेट्रिकल है और इसकी सेंट्रिसिटी जो है वो कितनी है, 10 इंचेस सेंट्रिसिटी है। टोटल सेक्शन के डायमेंशन 14/22 इंचेस हैं, जिसके अंदर आपको डिफरेंट डिस्टेंसेस या डी डिस्टेंस वगैरह भी गिवन है। जब हम इसकी स्ट्रेन प्रोफाइल डायग्राम हमें गिवन है और डिफरेंट फोर्सेस वगैरह भी इसके ऊपर अप्लाई हो रहे हैं, लेकिन फिलहाल इन डायग्राम्स को आपने इग्नोर करना है। जस्ट हम कंसीडर कर रहे हैं कि सेंट्रिसिटी वी हैव 10 इंचेस एंड कंपेयर द रिजल्ट्स। हम ऑलरेडी यही एग्जांपल पीछे सॉल्व कराए हैं, हमने रिजल्ट्स को कंपेयर करना है। और कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ वी हैव 4000 psi एंड यील्डिंग स्ट्रेंथ वी हैव 60 psi। ये हमारे पास कंडीशंस है, हमने डायरेक्ट अप्रॉक्सीमेट इक्वेशंस को यूज करना है और ओवरऑल नॉमिनल स्ट्रेंथ वगैरह कैलकुलेट करनी है। So now we have a solution. First of all we are using Whitney equation. So Whitney equation के लिए हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं, टोटल B हमारे पास सेक्शन का 14 इंचेस है, टोटल डेप्थ 22 इंचेस, इफेक्टिव डेप्थ we have 19.5 इंचेस, and depth for top reinforcement we have 2.5 inches. area of steel and compression bars we have 4 number 9 bars। अगर आप एरिया कैलकुलेट करें तो 4 इंच स्क्वायर आपके पास एरिया आ जाता है। d minus d dash we have 17 inches, यानी कि सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन द reinforcements we have 17 inches। तो अप्लाई करें Whitney इक्वेशन को। सो वी हैव Whitney इक्वेशन here, Pn is equals to BHFC dash over 3 HE d square plus 1.18 plus area of steel in compression bars yielding stress डिवाइडेड बाय E over D minus D dash plus 0.5। हमारे पास सारी चीज़ें पैरामीटर्स ऑलरेडी गिवन है जो हम ऑलरेडी डिस्कस कराए, ऊपर पैरामीटर्स भी हमारे पास हैं। Pn is equals to 14, we have depth width of the section sorry, and depth we have H is equals to 22 inches, we have concrete compressive strength of 4 kSI। उसके बाद हमारे पास 3 is constant, H is again 22 inches, eccentricity we have 10 inches, D square 19.5 square plus 1.18 plus area of steel we have 4 into 60 yielding stress
divided by eccentric distance we have 10 and d minus d dash we have 17 inches plus 0.5, तो इससे हमें जो इंटेंसिटी मिली वो 643 किप्स की मिली। तो अगर हम नॉमिनल स्ट्रेंथ कैलकुलेट करते हैं तो नॉमिनल के लिए हम 5 फैक्टर या स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं, तो हमारे पास स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.65 है, मल्टीप्लाई बाय 643 वी गॉट 418 किप्स। तो अगर हम कंपेयर करें प्रीवियस डिजाइन एग्जांपल से तो पीएन कैलकुलेटेड बाय द व्हाइटनी इक्वेशन इज नॉट एंड कंजर्वेटिव वैल्यू इन दिस एग्जांपल एंड द वैल्यू ऑफ पीएन इज इक्वल टू 643 इज ग्रेटर देन द मोर एक्यूरेट वैल्यू जो कि आपने एस्टीमेट की थी 612.9 की, कैलकुलेटेड बाय द स्टैटिक्स इन प्रीवियस एग्जांपल जो कि हम ऑलरेडी कैलकुलेट करा है। यहाँ से हमें एक लमसम आइडिया मिलता है, डायरेक्टली हम एस्टीमेट कर सकते हैं एक लमसम वैल्यू का हमारा कॉलम ओवरऑल कितना लोड को वेरी कर सकता है या कैरी कर सकता है। So now we have a solution by Su equation. Su equation के लिए हमारे पास नॉमिनल लोड और नॉमिनल बैलेंस लोड हमें चाहिए, बैलेंस मूवमेंट भी हमें चाहिए और हमारे पास जो इंटेंसिटीज है उनको हमने कंसीडर करना है। हमने जो प्रीवियस एग्जांपल सॉल्व किया था वहां से हमने बैलेंस लोड और बैलेंस मूवमेंट की वैल्यूज चूज कर ली जो कि हमारे पास 453.4 किप्स था और बैलेंस मूवमेंट वी हैव 6810.8 किप इंच, ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। अब हम टोटल पी नॉट कैलकुलेट करते हैं, टोटल स्टैटिक इंटेंसिटी कैलकुलेट करते हैं जो कि हमारे पास क्या है 0.85 एफ सी डैश ग्रॉस एरिया माइनस एरिया ऑफ स्टील प्लस एरिया ऑफ स्टील इनटू यील्डिंग स्ट्रेस ऑफ मटेरियल। ये तमाम वैल्यूज आपने पुट करी है। 0.85 कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ 4 केएसआई, ग्रॉस एरिया वी हैव 14 into 22 inches section minus area of steel, total area of steel we have 4 number 9 bars at the bottom and 4 number 9 bars at the top, so we got 8 inches square plus area of steel again we have 8 and yielding stress we have 60 ksi। तो यहाँ पे हमने तमाम वैल्यूज को पुट किया तो टोटल स्टैटिक इंटेंसिटी हमारे पास 1500 किप्स आ गई। इक्वेशन के अंदर यूज करते हैं Pn माइनस 453.4 डिवाइड बाय 1500 पी नॉट माइनस टोटल जो हमारे पास बैलेंस लोड था 453.4 प्लस 10 इंटू Pn बेसिकली हमारे पास यहाँ पे क्या है, सॉरी इस जो हमारे पास नॉमिनल मूवमेंट का फार्मूला आता है, तो नॉमिनल मूवमेंट के अंदर हम क्या करते हैं कि जो नॉमिनल लोड है इनटू इसेंट्रिसिटी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो नॉमिनल लोड हमारे पास ऑलरेडी अननोन है और 10 हमारे पास इसेंट्रिक डिस्टेंस है तो हमने मल्टीप्लाई किया, डिवाइड बाय बैलेंस मूवमेंट वी हैव 6810.8, पावर 1.5 शुड बी इक्वल्स टू 1। अगर आप इसको इक्वेशन को पूरी को सॉल्व करें, मल्टीप्लाई बाय 1000 एंड सॉल्व फॉर Pn, वी गॉट एन इक्वेशन ऑफ 0.9555 Pn प्लस 0.05626 Pn power 1.5 is equals to 1433.2 kips। इस इक्वेशन को आपने सॉल्व करना है और जैसे आपने सॉल्व किया तो Pn इक्वेशन बाय ट्रायल्स वी गॉट Pn is equals to 611 k kips which is very close to 612.9 as calculated by the statics, जो कि वैल्यू हमें बहुत ज्यादा क्लोजर वैल्यू अचीव हो रही है। So now we have a rectangular column sections with side bars। अगर side bars वहां पे आ जाती हैं तो उस केस में हम rectangular sections को किस तरह से solve करते हैं उन examples को हम discuss करते हैं। So in general we have sometimes we have a columns with the side bars। In some column sections the steel reinforcement bars are distributed around the four sides। जो हम अभी तक कॉलम डिस्कस कर रहे थे वो टू साइड्स के ऊपर आपके पास मेजर रिइंफोर्समेंट्स थी। समटाइम्स ऐसे केस आ जाते हैं जिसके अंदर हमने चारों कॉलम की साइडों के ऊपर reinforcement bars provide करनी होती हैं। So the side bars are those placed on the sides along the depth of the section in addition to the tension and compression reinforcement, area of steel and area of steel dash, and can be denoted by ASS as shown in figure, जिसको हम area of steel as side bars या side area of steel consider करते हैं। So in this case, the same procedure explained earlier can be applied, taking into consideration the strain variation along the depth of the section and the relative force in the each side bar, either in the compression or in the tension zone of the section. These are added to those of CC, CS and T to determine Pn nominal load, which can be computed as follows। कि जितने भी आपके फोर्सेस जो साइड बार्स की वजह से अप्लाई हो रही हैं उनके अंदर आप स्ट्रेंस को फाइंड आउट करेंगे, स्ट्रेंस को फाइंड आउट करने के बाद आप स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करेंगे, स्ट्रेसेस को कैलकुलेट करने के बाद हमने कंप्रेशन जोन के अंदर जो जितने भी साइड बार्स हैं उनकी वजह से जितने भी कंप्रेसिव फोर्सेस अप्लाई हो रहे हैं उनको हमने फाइंड आउट करना है, और जितने भी टेंशन फोर्सेस हैं या टेंशन रीजन के अंदर जितने आपके फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं उनके अंदर हमने जो इंटेंसिटीज हैं उनको फोर्सेस को फाइंड आउट करना है। टोटल कम्युलेटिवली हमने जो है वो तमाम फोर्सेस का सम निकाल लेना है। So generalized equation will be nominal intensity will be equals to Cc as a concrete compressive force plus sum of all the compressive steels
जो स्टील्स आपके साइड बार्स में कंप्रेशन रीजन के अंदर आ रहे हैं, उन तमाम स्टील्स को हमने, तमाम फोर्सेस को हम सम कर लेंगे, माइनस सम ऑफ ऑल द टेंसाइल फोर्सेस, जितने भी आपके टेंसाइल इन्फोर्समेंट्स हैं उन तमाम इन्फोर्समेंट के फोर्सेस को हम डिडक्ट कर देंगे। जैसा हमने डिस्कस किया, समटाइम्स कॉलम्स हमारे पास इस तरह के भी आ जाते हैं जिसके अंदर हम कंप्रेशन स्टील और जो आपकी टेंशन स्टील है इसके अलावा आप साइड बार्स प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल आपको फर्स्ट फिगर नजर आ रही है जहाँ पे 6 साइड बार्स हैं, 3 ऑन ईच साइड, यहाँ पे आप देख सकते हैं पिक्चर ए के अंदर। और पिक्चर बी के अंदर आप देख सकते हैं कि वी हैव three types of reinforcements. One is the compression reinforcement and second is the tension reinforcement, and 2 side bars also we have provided here in the section. So side bars in rectangular section, 6 side bars and 2 side bars may be neglected, may not be, but we have to design by considering all types of reinforcements and to evaluate the structural behavior of the member in overall conditions. So for that we have a design example. Determine the balance load PB and the balance moment MB and the balance eccentricity EB for the section as shown in figure 6. फिगर आपको नजर आ रही है नीचे, ऑलरेडी हमने बैलेंस लोड, बैलेंस मूवमेंट एंड बैलेंस इसेंट्रिसिटी फाइंड आउट करनी है। जब हम कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 4000 psi एंड स्टील यील्डिंग स्ट्रेंथ 60000 ksi या 60000 psi हम यूज करते हैं, तो उस केस में हम साइड बार्स को किस तरह से फोकस करते हैं। जो एग्जांपल आपको नजर आ रहा है नीचे, उसके अंदर टोटल 16 10 नंबर की बार्स हैं, 5 ऑन द एज अ कंप्रेशन इन्फोर्समेंट, 5 एज अ टेंशन इन्फोर्समेंट एंड 3 साइड बार्स ऑन ईच डायरेक्शन वी हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड। और यहाँ पे आपको टोटल 22 इंचेस बाय 22 इंचेस का सेक्शन गिवन है। अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन देखें यहाँ पे तो 2.5 इंच कवर वी हैव ऑन द टॉप साइड जो कि सेंटर ऑफ बार से लेके टॉप सरफेस तक है, और 2.5 इंचेस का कवर हमने बॉटम इन्फोर्समेंट के लिए प्रोवाइड किया, यानी 2.5 इंच का चारों तरफ से है। जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है बिटवीन द बार्स वी हैव 4.25 इंचेस, 4.25 inches for other bar and 4.25 inches for third and 4.25 inches for the fourth bar। ये टोटल हमारे पास हो जाता है 4.25 and 4.25 8.5, 8.5 plus 8.5 we have 17 inches, 17 plus 5 we have 22 इंचेस। तो 22 इंचेस का टोटल सेक्शन है। अगर दोनों डायरेक्शन में आप डिस्ट्रीब्यूट करें तो इस तरह से आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बन जाती है। सो नाउ वी हैव अ सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास बैलेंस सेक्शन था जो कि हमने ऑलरेडी सिमिलर एग्जांपल जैसे हमने एग्जांपल नंबर 1 के अंदर डिस्कस किया। तो यहाँ पे हमारे पास बी और एच दोनों 22 इंचेस के इक्वल हैं जो कि आपको नजर आ रहे हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो टोटल इफेक्टिव डेप्थ 19.5 इंचेस की थी। डी डैश वी हैव 2.5 इंचेस एंड एरिया ऑफ स्टील इन कंप्रेशन एंड टेंशन वी हैव 6.35 इंच स्क्वायर। 5 नंबर 10 बार्स एंड 6 नंबर 10 साइड बार्स, 3 ऑन ईच साइड। ये हमारे पास टोटल बार्स हैं जिसके अंदर हमने टोटल एरिया ऑफ स्टील जो निकाला है वो कंप्रेशन एरिया ऑफ स्टील है और टेंशन एरिया ऑफ स्टील है। यानी कि आपके 5 नंबर बार जो बॉटम सरफेस के ऊपर लगी हुई हैं और 5 आपके टॉप सरफेस के ऊपर लगी हुई हैं। जो साइड बार्स हैं उनका एरिया फिलहाल हमने यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। तो उसके बाद सबसे पहले हमने कैलकुलेट किया है द न्यूट्रल एक्सिस। न्यूट्रल एक्सिस को हमने कैलकुलेट किया जो कि सी बैलेंस शुड बी इक्वल टू 87/87 प्लस यील्डिंग स्ट्रेंथ इनटू डेप्थ ऑफ द सेक्शन। ये हमारे पास टोटल सेक्शन था। उसके बाद 87 और 87 यील्डिंग स्ट्रेंथ वी हैव 60 KSI अगर आप यहाँ पे पुट करें, और टोटल जो टेंशन इन्फोर्समेंट की यानी कि जो ओवरऑल डेप्थ है वो हमारे पास 19.5 इंचेस है। तो यहाँ पे हमारे पास जो सी बैलेंस की वैल्यू आई वो 11.54 इंचेस आ जाती है। सी बैलेंस के बाद हम ए बैलेंस निकालते हैं जो कि स्ट्रेस ब्लॉक का डेप्थ होता है ए, वो हमारे पास है 0.85, यानी बीटा 1 इंटू सी हमारा फार्मूला होता है। तो बीटा 1 0.85 और सी हमारे पास 11.54 था। तो टोटल ए बी यानी ए बैलेंस हमारे पास वैल्यू आ जाती है 9.81 इंचेस। अब हमने सबसे पहले जो है क्रॉस सेक्शन बना लिया, जो हमारा सेक्शन गिवन था उसका क्रॉस सेक्शन आ गया। क्रॉस सेक्शन के बाद हमने स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बनाई। स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम ने आप जिस तरह से आपने बनानी होती है आपने बना ली। उसके बाद जो आपका न्यूट्रल एक्सिस है वो बेसिकली टॉप सरफेस से 11.54 इंचेस के ऊपर आ रहा है जो कि आपका सी बी बैलेंस डिस्टेंस था। सी बी हमारे पास 11.54 है। अगर हम 11.54 पे न्यूट्रल एक्सिस रखते हैं तो ट्राइंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपकी इस तरह से बन रही है और नीचे वाला जो है वो टेंशन पोर्शन है। इसी तरह से आपने स्ट्रेस ब्लॉक बनाया। स्ट्रेस ब्लॉक आपके पास 9.81 इंचेस उसकी डेप्थ थी और यहाँ पे नीचे जो है वो आपके टेंसाइल फोर्सेस हैं। तो तमाम को आने के बाद हमने जो टॉप स्टील है उसको स्ट्रेन एस टी या स्ट्रेन S1 से रिप्रेजेंट कराया। जो साइड बार है उसको हमने यहाँ पे सेकंड स्ट्रेन S2 से रिप्रेजेंट कराया और सेंट्रल जो स्टील है वहाँ पे स्ट्रेन S3 से रिप्रेजेंट हो गया।
इसी तरह से जो बॉटम जो आपके प्लास्टिक सेंट्रॉइड से नीचे वाली बार्स हैं, ये आपका जो है टेंशन सरफेस रीजन के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पे स्ट्रेंथ 4 हो जाती है, और बॉटम जो आपकी टेंशन रिइंफोर्समेंट है जो मेन, वहाँ पे यील्डिंग स्ट्रेंथ आ जाती है। तो यील्डिंग स्ट्रेंथ हम T2 से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, उसके अपर वाला साइड 1 जो है वो T1 से रिप्रेजेंट हो गया। जो स्ट्रेस ब्लॉक का टॉप सरफेस है वो 0.85 एफसी डैश। इसके स्ट्रेस ब्लॉक के बिल्कुल सेंटर में हमने सीसी फोर्स जो कॉन्क्रीट कंप्रेसिव फोर्स अप्लाई किया। CS1 आपका टॉप 10 जो कंप्रेशन स्टील है उसको हमने CS1 से रिप्रेजेंट कराया। जो आपके फर्स्ट साइड बार्स हैं फ्रॉम द टॉप रिइंफोर्समेंट टू डाउनवर्ड आपके पास, उसको हमने CS2 से रिप्रेजेंट कराया, यानी कंप्रेसिव स्टील कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू स्टील 1, कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू स्टील 2 एंड कंप्रेसिव फोर्स ड्यू टू स्टील 3। तो ये तीन फोर्सेस हमारे स्टील जो टॉप 3 स्टील्स हैं ये आपके एज अ कंप्रेसिव एक्ट कर रहे हैं, उसके साथ कंक्रीट का कंप्रेसिव फोर्स आ गया, और आपके जो बॉटम जो टी फोर्सेस है ये दोनों जो है वो एज अ टेंसाइल एक्ट कर रहे हैं। उसके बाद हम स्टेप नंबर 2 के अंदर फोर्सेस को कैलकुलेट करते हैं कि कंक्रीट एंड स्टील बार्स के अंदर फोर्सेस कितने हैं, जो कि हमने प्रीवियस फिगर के अंदर लाई करवा दिए, शो करा दिए। सो इन द कंप्रेशन जोन हमारे पास सबसे पहला जो फोर्स है वो कंक्रीट कंप्रेसिव फोर्स है, जिसकी हम इंटेंसिटी 0.85 FC-AB से निकालते हैं। 0.85 FC- वी हैव 4 KSI, और A हमारे पास है 9.81, और हमारे पास जो टोटल B है या टोटल जो विड्थ ऑफ द सेक्शन है वो 22 इंचेस है, जिससे हमारी टोटल इंटेंसिटी आ जाती है 733.8 किप्स। उसके बाद हम स्ट्रेसेस को चेक करते हैं कि आया हमारी जो स्ट्रेसेस हैं वो यील्डिंग स्ट्रेसेस से कम है या यील्डिंग स्ट्रेसेस से एक्सीड कर रही हैं। तो हमने स्ट्रेसेस को चेक करने के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, 87C-D' - 87C हमारे पास 11.54 -D' हमारे पास 2.5 इंचेस डिवाइड बाय C 11.54, टोटल इंटेंसिटी 68.15 KSI आ गई, जो कि 60 KSI से ज्यादा है। तो अगर 60 KSI से ज्यादा है, इट मींस कि हम यील्डिंग स्ट्रेस को ही यूज करेंगे। हमारा जो स्टील है वो ऑलरेडी कोलैप्स कर रहा है, ये यील्डिंग स्ट्रेस पे पहुंच रहा है। तो अब CS1 कैलकुलेट करते हैं कि पहले जो टॉप फाइबर या टॉप रिइंफोर्समेंट एज अ कंप्रेशन, जिसको हम CS1 से रिप्रेजेंट करा रहे हैं, उसकी इंटेंसिटी को कैलकुलेट करते हैं। सो एरिया ऑफ स्टील डैश, यानी कि उसी रीजन की जो 4 बार्स हैं या 5 बार्स हैं उनको, इनटू यील्डिंग स्ट्रेस माइनस 0.85 FC-। अब FC- हमने यूज किया, सारी कंडीशंस वैल्यूज हमने पुट किए, तो CS1 की हमारे पास फोर्स की जो वैल्यू आई वो 359.4 किप्स आ गई। इसी तरह से हम स्ट्रेस अब कैलकुलेट करते हैं सेकंड बार्स के अंदर। सेकंड बार के अंदर स्ट्रेसेस हमारे पास क्या है कि आपके पास जो डिस्टेंस था या फार्मूला जो है वो 87 11.54 यानी C का डिस्टेंस माइनस 2.5 D' माइनस 4.25 D', यानी उस बार से लेके ऊपर वाली बार तक का जो डिस्टेंस है उसका हमने डिडक्ट कर दिया, उसको सेंट्रॉइड तक हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं। तो 4.25 हमने डिडक्ट कर दिया। टोटल हमारे पास स्ट्रेसेस कितनी आ गई FS2 की 36.11 KSI। अब यहाँ पे आप FY की जगह FS- की वैल्यू यूज करेंगे फार्मूला के अंदर। तमाम वैल्यूज हमने पुट की, तो CS2 की जो वैल्यू हमारे पास आई वो 83.1 किप्स आ गई। उसके बाद हम स्ट्रेसेस चेक करते हैं थर्ड बार के अंदर। थर्ड बार के लिए भी हमारे पास फार्मूला वही है, 87C माइनस डिस्टेंसेस डिवाइडेड बाय C। अब C हमारे पास 87 कांस्टेंट है, C हमारे पास 11.54 माइनस 2.5, यानी कि जो डिस्टेंस आपका ऊपर वाला जो कंप्रेशन बार से लेके टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस, माइनस 4.25 अपर बार यानी कंप्रेशन बार से लेके सेकंड कंप्रेशन बार तक का डिस्टेंस, माइनस 4.25 अगेन उसी सेकंड बार से लेके थर्ड बार जिसकी आप बात कर रहे हो वहां तक आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस बेसिकली हमें चाहिए, तो 4.25 हमने वो भी डिडक्ट कर दिया, डिवाइडेड बाय C यानी टोटल आपका 11.54। तो स्ट्रेसेस इन थर्ड बार यहाँ पे जनरेट हो रही हैं 4.07 KSI, और ये 4.07 आपकी यील्डिंग स्ट्रेसेस से बहुत कम है, यानी कि सेकंड बार्स और थर्ड बार जो है वो आपकी यील्ड नहीं हो रही, वो यील्डिंग से स्ट्रेसेस बहुत कम है। तो यहाँ पे हम FY की जगह या FS- की जो वैल्यू आ रही है रेस्पेक्टिव वो हमने प्रोवाइड करनी है। तो यहाँ पे हमारे पास फार्मूले में आते हैं CS3 यानी कि फोर्स इन थर्ड कंप्रेशन बार विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील डैश FY माइनस 0.85 FC-। अब हमारे पास दो बार्स हैं, तो 2 इंटू 1.27 हमारे पास दो बार्स का, एक बार का एरिया 4.07 is the stresses minus 0.85 into FC- we have 4। तो टोटल थर्ड जो फोर्स हमारे पास आई CS3 वो 1.7 किप्स आ गई। अब जो फोर्थ बार है, फोर्थ बार बेसिकली आपकी टेंशन जोन के अंदर है, क्योंकि टेंशन स्ट्रेन हम चेक करते हैं कि टेंशन स्ट्रेन कितने हैं स्टील के अंदर,
ऊपर वाले रीजन जो है वो हमारे कंप्रेसिव के अंदर थे, तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस हम फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास टेंशन स्ट्रेंस हैं, तो टेंशन की स्ट्रेंस हमने कैलकुलेट करनी है। तो स्ट्रेंस हमारे पास किस तरह से आती हैं, स्ट्रेन 4 विल बी इक्वल टू 0.0003 यानी कि कंक्रीट की मैक्सिमम स्ट्रेंथ इनटू डी माइनस डी टी माइनस सी ओवर सी, यानी कि हमने जो दो ट्राइंगल्स का आपस में कंपैरिजन बनाया है, तो आपके जो ओवरऑल टॉप फाइबर के ऊपर स्ट्रेंथ हैं वो आ गई, dt ओवरऑल डेप्थ ऑफ द सेक्शन माइनस सी आपका जो होगा आपका सेंट्रॉइड हो गया प्लास्टिक सेंट्रॉइड का, डिवाइडेड बाय सी, तो यानी कि आपका नीचे वाला जो टेंशन जोन है उसी को हम फोकस कर रहे हैं, शुड बी इक्वल्स टू 0.003। स्ट्रेंथ हमारे पास टोटल इफेक्टिव डेप्थ उस रिइंफोर्समेंट तक कितनी है, वो 15.25 है, माइनस सी हमारे पास है 11.54 और डिवाइड बाय सी अगेन वी हैव 11.54, तो टोटल हमारे पास स्ट्रेन आ जाती है 9664 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रो स्ट्रेंस। तो यहाँ पे अब स्ट्रेस हमारे पास क्या आ गई, स्ट्रेस 4 विल बी इक्वल टू स्ट्रेन 4 इंटू मोड्स ऑफ इलास्टिसिटी, दोनों वैल्यूज को आपने फाइंड आउट किया, वी गॉट 28 KSI। सो देयरफॉर हमारे पास फार्मूला जनरली क्या होता है, टेंसाइल फोर्स विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ स्टील इनटू एफ वाई अब आपके पास 28 KSI है, तो T1 हमारे पास आ गया 2 इंटू 1.27 इंटू 28, हमारे पास वैल्यू आ गई 71K। और इसी तरह से जब आप T2 कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे ऊपर T1 में दो बार्स थी साइड बार्स, तो इस वजह से हमने एरिया दो बार्स का रखा, और यहाँ पे T2 में आपके पास 5 बार्स हैं, तो 5 बार्स का एरिया 6.3835 है इनटू यील्डिंग स्ट्रेस, क्योंकि वहां पे यील्डिंग स्ट्रेन ऑलरेडी हमें पता है, या यील्डिंग स्ट्रेन हमने कंसीडर करनी है, तो यील्डिंग स्ट्रेन के ऊपर हमारे पास ऑलरेडी स्ट्रेसेस मैक्सिमम जो है वो 60 KSI है, तो T2 हमारे पास 381 किप्स आ गया। उसके बाद हम इक्विलिब्रियम कंडीशन का फार्मूला अप्लाई करते हैं, जो कि बैलेंस्ड लोड विल बी इक्वल टू सम ऑफ ऑल फोर्सेस, जो कि यानी कि सम ऑफ ऑल फोर्सेस या हॉरिजॉन्टल फोर्सेस मस्ट बी इक्वल टू 0, उसमें बैलेंस लोड था हमारे पास इज इक्वल टू सी सी प्लस सम ऑफ ऑल सी एस फोर्सेस माइनस सम ऑफ ऑल टी फोर्सेस, यानी कि कंपैरेटिव फोर्स ड्यू टू कंक्रीट प्लस कंपैरेटिव फोर्सेस ड्यू टू स्टील, जितने भी स्टील हैं, प्लस आपके सॉरी माइनस कंपैरेटिव या टेंसाइल फोर्सेस जितने भी आपके स्टील के हैं, टेंसाइल स्ट्रेसेस। तो ये आपके पास बैलेंस लोड टोटल जब आपने सब फोर्सेस को ऐड कर दिया तो बैलेंस लोड आपके पास आ गया 726। उसके बाद हम प्लास्टिक सेंट्रॉइड पे मोमेंट लेते हैं, सारी चीज़ें आपके पास ये मोमेंट्स और परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस वगैरह ऑलरेडी गिवन है, डायग्राम के अंदर से आप देख भी सकते हैं। उसके बाद हमने तमाम फोर्सेस का जो है वो प्लास्टिक सेंट्रॉइड के हिसाब से मूवमेंट्स लिए, और मूवमेंट की वैल्यू हमारे पास बैलेंस मूवमेंट आ गया 952 के फिट। उसके बाद हम बैलेंस एसेंट्रिसिटी निकालते हैं, जो कि बैलेंस मूवमेंट डिवाइड बाय बैलेंस लोड होती है, जो कि 15.73 इंचेस आ गया। उसके बाद हमने जो है वो 5 फैक्टर अप्लाई किया और बैलेंस लोड और बैलेंस इंटेंसिटी हमारे रिवाइज आ गए। तो ये था हमारा जो है वो रेक्टेंगुलर सेक्शंस विद साइड बार्स। So now we have a column sections by interaction diagrams and charts। जिस तरह से हमने rectangular sections solve किए, short columns discuss किए, approximate solution solve किए, उसके बाद हमने side bars solve किए। So now we have another method of column sections using interaction diagrams is very easy method। और interaction diagrams को हम किस तरह से यूज करते हैं जब हम किसी भी कॉलम को एनालाइज करने लगते हैं, तो इन चीज़ों को हम मज़ीद डिटेल में डिस्कस करते हैं। So now we have a interaction diagram solutions for column sections। तो जब तक जो अभी तक हमने डिस्कस किया एनालिसिस या जो कॉलम्स के डिज़ाइन वगैरह हमने सॉल्व किए, वो तमाम एनालिसिस जो हैं वो स्टैटिस्टिक्स की बेस पे थी, जिसके अंदर हमने डिफरेंट थ्योरेटिकल इक्वेशंस और फार्मूलाज वगैरह यूज़ किए और डिफरेंट सेक्शंस जो है वो उनको एनालाइज किया। तो अभी हमारी जो एनालिसिस है उसके लिए डिफरेंट टेबल्स और चार्ट्स भी अवेलेबल हैं, उन डिफरेंट टेबल्स और चार्ट से भी हम अल्टीमेट कैपेसिटीज, अल्टीमेट मूवमेंट्स वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दीज चार्ट्स बेसिकली आर सजेस्टेड बाय ACI स्टैंडर्ड्स, द कंक्रीट रिइंफोर्सिंग स्टील इंस्टीट्यूट्स एंड द पोर्टलैंड सीमेंट एसोसिएशंस। ये तमाम जो चार्ट्स हैं वो हमें डिफरेंट बुक्स और डिफरेंट स्टैंडर्ड्स की तरफ से सजेस्टेड हैं। So in this section, final design of columns must be based on statistics by using manual calculations or computer programs भी आप use कर सकते हैं। ACI charts is illustrated in the following examples। These data are limited to the column sections shown on the top right corner of the charts। ये chart जो है वो आपको column के different sections जो right side of the column already given है उनके लिए specified है, उनके अलावा जो है आप उनको use नहीं कर सकते। So we have a design example. We have to solve this design example by considering the interaction diagrams. Determine the necessary reinforcement for a short column as shown in figure 7 to support a factored load of 483 kips and the factored moment of 322 kip weight।
फैक्टर लोड और फैक्टर मोमेंट हमें गिवन है। इनको सपोर्ट करने के लिए हमने कॉलम को डिजाइन करना है। द कॉलम सेक्शन हैज अ विड्थ ऑफ 14 इंचेस एंड द टोटल डेप्थ ऑफ 20 इंचेस। यूज कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 4 KSI एंड यील्डिंग स्ट्रेंथ ऑफ 60 KSI। इनको कंबाइन में हमने डिटरमाइन करना है। सेक्शन की डायमेंशंस हमें गिवन है, हमने नेसेसरी रीइंफोर्समेंट जो है शॉर्ट कॉलम के हिसाब से डिसाइड करनी है। हमारे पास सेक्शन जो है वो 14 बाय 20 इंचेस का गिवन है। हमने अज्यूम किया फर्स्ट ऑफ ऑल कि लेट्स सपोज वी आर यूजिंग 4 नंबर 10 बार्स एज अ टेंशन इन्फोर्समेंट एंड 4 नंबर 10 बार्स एज अ कंप्रेशन इन्फोर्समेंट। इनको हमने बाद में नेसेसरी रीइंफोर्समेंट के हिसाब से चेक भी अप्लाई करना है कि इधर जो रीइंफोर्समेंट हमने प्रोवाइड की हैं वो हमारी सेटिस्फैक्ट्री इस लोड को बियर कर सकती हैं या नहीं। सो सॉल्यूशन के अंदर फर्स्ट स्टेप में हमने इसेंट्रिसिटी फाइंड की। इसेंट्रिसिटी विल बी इक्वल्स टू अल्टीमेट लोड डिवाइड अल्टीमेट मूवमेंट डिवाइड बाय अल्टीमेट लोड। अल्टीमेट मूवमेंट हमारे पास 322 की फिट थी, उसको इंचेस में कन्वर्ट किया, डिवाइड बाय फैक्टर लोड जो कि हमारे पास 483 है। टोटल इसेंट्रिसिटी हमारे पास 8 इंच आ जाती है। सो लेट D इज द डिस्टेंस बेसिकली जो कि आप अपना अप्लाई करते हो या कंसीडर करते हो इफेक्टिव डेप्थ। इफेक्टिव डेप्थ जो है वो उसके अंदर बॉटम जो कवर है सेंटर ऑफ इन्फोर्समेंट टेंशन स्टील की वहां से लेके टॉप फाइबर तक का डिस्टेंस होता है, जो कि हम 20 - 2.5 कर लेते हैं तो 17.5 इंचेस हमारे पास वैल्यू आ जाती है। उसके बाद हम फैक्टर रो एच कैलकुलेट करते हैं। रो एच बेसिकली इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ रीइंफोर्समेंट्स। जो टोटल रीइंफोर्समेंट है यानी सेंटर ऑफ कंप्रेशन स्टील टू सेंटर ऑफ टेंशन स्टील तक का जो डिस्टेंस है उसको हम रो एच से रिप्रेजेंट कराते हैं, जो कि सेंट्रॉइड डिस्टेंस बिटवीन द रीइंफोर्समेंट्स है। तो ये हमारे पास 20 इंच का टोटल डेप्थ थी और हमने माइनस कर दिए 2.5 इंच फ्रॉम द टॉप साइड एंड 2.5 इंच फ्रॉम द बॉटम साइड। टोटल हमारे पास 15 इंचेस आ गया। रो हमारे पास आ जाता है 15/20, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है 0.75। सो सिंस इसेंट्रिसिटी 8 इंचेस इज लेस देन डी, टोटल डेप्थ से इफेक्टिव डेप्थ से हम कंसीडर करते हैं या अज्यूम करते हैं कि द सेक्शन विल बी कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन विद जो स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर फाई इज इक्वल्स टू 0.65। तो उसके बाद हम नॉमिनल लोड कैलकुलेट करते हैं बाय कंसीडरिंग द स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 483 डिवाइड बाय स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर 0.65, हमारे पास 743 किप्स आ गया। एंड नॉमिनल मूवमेंट वी हैव 322 डिवाइड बाय स्ट्रेंथ रिडक्शन फैक्टर वी गॉट 495.4 किप फिट। ये हमारे पास इंटेंसिटीज आ गई। अब दो फैक्टर्स हम कंसीडर करते हैं, के एन फैक्टर एंड आर एन फैक्टर। ये दोनों फैक्टर जो हैं वो हमारे यूज होते हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ जो डिफरेंट इंटेंसिटीज या अल्टीमेट लोड कैरिंग कैपेसिटीज बाय कंसीडरिंग द इंटरेक्शन डायग्राम्स। ये इंटरेक्शन डायग्राम के लिए आपको दो फैक्टर्स की वैल्यू चाहिए, के एन फैक्टर है, दूसरा आर एन फैक्टर है। के एन फैक्टर इज इक्वल्स टू नॉमिनल लोड डिवाइड बाय एफ सी डैश इंटू ग्रॉस एरिया। नॉमिनल लोड आपके पास 743 था डिवाइडेड बाय 4 अंडर का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ का, और हमारे पास सेक्शन का जो ग्रॉस एरिया है वो 14/20। तो हमारे पास टोटल जो के एन फैक्टर की वैल्यू आई वो 0.663 आ गई। इसी तरह से आर एन फैक्टर अगेन विल बी इक्वल्स टू के एन इंटू ई ओवर एच, यानी के एन की वैल्यू हमारे पास फार्मूला क्या था, पी एन ओवर एफ सी डैश इंटू ग्रॉस एरिया इंटू ई डिवाइडेड बाय एच। ये हमारे पास कंडीशन थी। तो के एन की आपके पास वैल्यू ऑलरेडी 0.663 है। ई हमारे पास इसेंट्रिसिटी 8 इंचेस है डिवाइड बाय एच टोटल डेप्थ ऑफ द सेक्शन वी हैव 20 इंचेस। तो टोटल हमारे पास आर एन फैक्टर की जो वैल्यू आई वो 0.265 आ गई। अब ये स्लाइड से पहले आपने अगली दोनों स्लाइड्स 54 और 55 को अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि हमने चार्ट यूज़ करने हैं। चार्ट में हमारे पास जो रो की वैल्यू थी वो 0.75 हमने यूज़ करनी है, क्योंकि 0.75 का चार्ट अवेलेबल नहीं है इंटरेक्शन डायग्राम। इस वजह से हमने जो गामा की वैल्यू है वो 0.7 और 0.8 दोनों ग्राफ्स को यूज़ करके निकालनी है। तो जब हमने अगली स्लाइड 54 के ऊपर गामा 0.7 कंसीडर करके जब हमने स्टील रेशो निकाला तो स्टील रेशो हमारे पास वैल्यू आ रही थी 0.041, और जब हमने सेकंड जो इंटरेक्शन डायग्राम 0.8 वाली यूज़ की जो कि 55 स्लाइड्स के ऊपर है, तो वहां से हमें स्टील का रेशो मिला 0.036। सो बाय इंटरपोलेशन फॉर गामा इज इक्वल्स टू 0.75, रो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। दोनों वैल्यूज आपने इक्वेट करके या सम करके डिवाइड बाय 2 कर देंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी स्टील रेशो की 0.0385। तो यहाँ से अगर मैं एरिया ऑफ स्टील कैलकुलेट करता हूँ तो एरिया ऑफ स्टील विल बी इक्वल्स टू रो इनटू
BD रो हमारे पास ऑलरेडी 0.0385 है, B हमारे पास 14 इंचेस है और डिफेक्टिव डेप्थ टोटल डेप्थ हमारे पास 20 इंचेस है। तो एरिया ऑफ स्टील हमें मिल जाता है 10.22 इंच स्क्वायर। तो यूज 8 नंबर 10 बार जिनका एरिया जो है वो 10.16 इंच स्क्वायर आता है, 4 ऑन ईच साइड, एंड यूज नंबर 3 टाइज स्पेस एट 14 इंचेस, इनको भी आप यूज कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चन के अंदर आपको रीइंफोर्समेंट्स मिली हुई हैं वो रीइंफोर्समेंट हमने डिज़ाइन करनी थी, उसके बाद वहाँ पे हमने शो करानी थी। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको जो रीइंफोर्समेंट वहाँ पे गिवन हो या नहीं गिवन हो। अगर नहीं गिवन होती तो आप इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं बाय इंटरेक्शन डायग्राम। अगर गिवन है तो आप उनको चेक कर सकते हैं बाय कंसीडरिंग इंटरेक्शन डायग्राम मेथड। अब ये हमारे पास स्ट्रेंथ रिडक्शन डायग्राम है जिसके अंदर आप देख सकते हैं टोटल डेप्थ भी है और रो एच फैक्टर भी गिवन है राइट कॉर्नर के ऊपर। इनके लिए हमने नॉमिनल लोड की एसेंट्रिसिटीज वगैरह को कंसीडर करना है। तो ये चार्ट आपका इंटरेक्शन डायग्राम जो है आप यूज कर सकते हैं जब आपकी कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 4 KSI हो, स्टील यील्डिंग स्ट्रेंथ 60 KSI हो और गामा फैक्टर जो है रो आपके पास 0.7 हो। और इसी तरह से हमारे पास रो जो है वो डिफरेंट वैल्यूज भी हैं, 0.7 है, 0.8 है। तो हमारा जो रो कैलकुलेट किया पीछे डिजाइन के अंदर उसकी वैल्यू 0.75 आ रही थी, यानी कि हमने दो इंटरेक्शन डायग्राम्स यूज करनी है, एक 0.7 वाली और एक 0.8 वाली। उन दोनों का हमने कम्युलेटिव एवरेज ले लेना है, तो हमारे पास जो रो 0.75 है उसकी वैल्यू आ जाएगी। उसके लिए हमने पहले 0.7 का जो इंटरेक्शन डायग्राम था वो हमने चूज किया। यहाँ पे हमारे पास Rn की वैल्यू थी 0.26 समथिंग, वो हमने नीचे से उसको एक ब्लू लाइन आपको नजर आ रही है यहाँ से हमने उसको मार्क किया और एग्जैक्टली वो। और सेकंड हमारे पास जो फैक्टर था वो Kn फैक्टर था, जो कि Kn की वैल्यू हमारे पास 0.6 समथिंग थी। दोनों वैल्यूज को हमने कट किया, जहां पे ये लाइन आपको इंटरसेक्ट कर ली है स्ट्रेट लाइंस दोनों, वो हमारे पास वैल्यू आ जाती है ओवरऑल जो है वो गामा फैक्टर की। तो ये हमारे पास वैल्यूज आ जाती है, यहाँ पे वैल्यू आपके पास आ रही है 0.01, 0.02, 0.03 और 0.04 के दरमियान यहाँ पे। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाती है फर्स्ट डायग्राम से। इसी तरह से हमने सेकंड इंटरेक्शन डायग्राम चूज की जब कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 4 KSI और हमारे पास रो की वैल्यू 0.8 थी। वहां पे हमने Rn की वैल्यू 0.26 को ऊपर ले आए स्ट्रेट लाइन के अंदर और हमारे पास Kn की वैल्यू 0.66 था, उसको भी हम स्ट्रेट ऊपर ले आए। तो यहाँ पे ये दोनों लाइन सेकंड डायग्राम के अंदर इंटरेक्ट कर रहे हैं, 0.01 से लेके 0.02 के दरमियान भी नहीं लाई कर रहे और ये लाई कर रहे हैं 0.03 से लेके 0.04 के दरमियान। तो ये हमारे पास जो वैल्यू है वो अराउंड 0.36 के आसपास जो है वो वैल्यू हमें अचीव होती है। तो दोनों इंटरेक्शन डायग्राम से हमने दो वैल्यूज अचीव कर ली हैं, एक लैम्डा या गामा फैक्टर हमारे पास 0.7 था, दूसरा गामा फैक्टर हमारा 0.8 था। दो वैल्यूज आ गई। अब इन दोनों वैल्यूज का हम एक एवरेज वैल्यू ले लेते हैं। इसी तरह का हमारे पास एक और डिजाइन एग्जांपल है जिसके अंदर आपने चार्ट्स को यूज करना है और डिटरमाइन करना है कॉलम स्ट्रेंथ, कि अगर आपको रीइंफोर्समेंट्स मिली हुई हों तो आप कॉलम की स्ट्रेंथ वगैरह किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं या फाइंड आउट कर सकते हैं। सो हमें एसेंट्रिसिटी भी मिली हुई है 12 इंचेस की और उसके बाद हमें कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 5 KSI मिली हुई है और यील्डिंग स्ट्रेंथ हमें 60 KSI मिली है। हमने जो है वो 4 नंबर 10 के बाद यूज़ करने हैं। 14 by 24 इंचेस का सेक्शन है आपके पास, 2.5 इंचेस डिस्टेंस है फ्रॉम फॉर बोथ रीइंफोर्समेंट्स फ्रॉम द कवर्स। तो ये हमारे पास एक डिज़ाइन एग्जाम्पल है जो कि आपने खुद अपनी तरफ से इसको सॉल्व करना है अच्छे तरीके से। प्रोसीजर और सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड किया है, अच्छे तरीके से समझना भी है और इसको सॉल्व भी करना है। ये आपको सॉल्यूशन प्रोवाइडेड है। नंबर 1 स्टेप के अंदर हमने सब तमाम जो है वो डेप्थ्स और सेक्शंस की रो एच वगैरह कैलकुलेट कर ली। उसके बाद हमने रो की वैल्यू निकाली जो कि 0.79 आ रहा है। उसके बाद रो निकालने के बाद हमने एरिया ऑफ स्टील निकाला, क्योंकि एरिया ऑफ स्टील हमें ऑलरेडी जो सेक्शन के अंदर गिवन है 8 नंबर 10 की बास, वहाँ से आपने यूज़ करना है। उसके बाद हमने इसेंट्रिसिटी जो कंसीडर की थी वो इफेक्टिव डेप्थ से कम है, तो इस केस में हम कंप्रेशन कंट्रोल सेक्शन को कंसीडर कर रहे हैं। उसके बाद आपने डिफरेंट चार्ट्स यूज़ करने हैं, Kn और कंडीशंस को फॉलो करना है। Kn कंडीशंस और Rn की वैल्यू निकालने के बाद आप स्ट्रेंस वगैरह की वैल्यू हैं, उसके बाद स्ट्रेसेस को चेक करते हैं। चेक करने के बाद आप तमाम वैल्यूज़ को यूटिलाइज करके नॉमिनल स्ट्रेंथ और नॉमिनल मूवमेंट वगैरह भी कैलकुलेट कर सकते हैं। इसको आपने खुद अच्छे तरीके से इसको सॉल्व करना है। इंटरेक्शन डायग्राम्स भी आपको प्रोवाइडेड हैं। ये इंटरेक्शन डायग्राम 4 KSI कंक्रीट के लिए है और यील्डिंग स्ट्रेंथ आपके पास 60 KSI है। लैम्डा आपके पास गिवन है 0.6। अगेन वी हैव इंटरेक्शन डायग्राम और FC डैश हमारे पास 4 KSI, FY 60 KSI और लैम्डा हमारे पास जो है वो रो हमें 0.7 जो है वो गिवन है। यहाँ पे आपके पास रो की वैल्यू 0.8 है, कंक्रीट कंपैरेटिव स्ट्रेंथ 4 KSI एंड स्टील यील्डिंग स्ट्रेंथ हमारे पास 60 KSI है।
Same for 4 KSI, we have a row value of 0.9 or steel yielding strength we have 60 KSI. So now we have a concrete comparative strength 5 KSI और जो आपके पास lambda है वो जो आपकी रो है वैल्यू वो 0.6 है और yielding strength again we have a 60 KSI. ये वाला चार्ट जो है वो ये वाले आगे जो चार्ट्स आपको गिवन है रो 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 के, ये आपने इनमें से जो है वो दो चार्ट्स कोई भी यूज करने हैं सेकंड डिजाइन एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए. So now we have a concrete comparative strength 5 KSI और जो आपके पास lambda है वो जो आपकी रो है वैल्यू वो 0.6 है और yielding strength again we have a 60 KSI. ये वाला चार्ट जो है वो ये वाले आगे जो चार्ट्स आपको गिवन है रो 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 के, ये आपने इनमें से जो है वो दो चार्ट्स कोई भी यूज करने हैं सेकंड डिजाइन एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए. So now we have a concrete comparative strength 5 KSI और जो आपके पास lambda है वो जो आपकी रो है वैल्यू वो 0.6 है और yielding strength again we have a 60 KSI. ये वाला चार्ट जो है वो ये वाले आगे जो चार्ट्स आपको गिवन है रो 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 के, ये आपने इनमें से जो है वो दो चार्ट्स कोई भी यूज करने हैं सेकंड डिजाइन एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए. So now we have a concrete comparative strength 5 KSI और जो आपके पास lambda है वो जो आपकी रो है वैल्यू वो 0.6 है और yielding strength again we have a 60 KSI. ये वाला चार्ट जो है वो ये वाले आगे जो चार्ट्स आपको गिवन है रो 0.6, 0.7, 0.8 और 0.9 के, ये आपने इनमें से जो है वो दो चार्ट्स कोई भी यूज करने हैं सेकंड डिजाइन एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए. That's all for today. Thank you very much.